कोई दीवाना कहता है। जय श्री कृष्णा कल्ली टेल, आपका स्वागत है हमारे साधारण से घर में। आइए, दोनों किनारों पे बड़ा बड़ा गोल राम लिखा हो। ओनर तो वही हैं, अपनी सांस की आखिरी सीमा तक पृथ्वी पे किराएदार हैं। कि हमने एक पूरी जिंदगी किराए के घर में काटी है। एक 90 गज का मकान था किराए का और 90 रुपीज उसका किराया था। 3 शेड थे, हम 5 भाई बहन, 2 चाचा, 1 बुआ, हम लोग सोते थे। तो कई बार रात को बारिश आ जाती थी। आप तो बड़े बड़े घरों में गई हैं, लेकिन हाँ, यह है कि कलाकार का घर है। This is one of the best homes that I have been to. एक सैलून है। सैलून घर के अंदर ही, शॉपिंग मॉल भी है कहीं अंदर ही। तो मैं बनाने वाला हूँ आलू टमाटर की सब्जी। इसमें कुछ एक सीक्रेट है मेरा, जो आज आप रिकॉर्ड भी कर लें, जनता को ना बताएं। ये कौन सी सब्जी है? ये काशी फल है। तो ये हम खा रहे हैं टमाटर आलू की सब्जी और पूरी, जो बनाई गई है बाय डॉक्टर कुमार विश्वास। एक फिल्म में मैंने देखा कि जब वो शायर जाता है तो लड़की का बाप पूछता है कि क्या करते हो, तो कहता है शायरी करता हूँ। वो तो ठीक है, जिंदगी के लिए क्या करते हो? कविता और रोमांस अमीरों के दिल बहलाव की चीजें। So this statement is a slap on the creativity that was occurring in the field of poetry that time, and it was haunting me like anything कि ये क्या बकवास है। फिर वहां से मैं पॉलिटिक्स में मुझे ड्रैग कर लिया दोस्ती ने। लोगों को लगा ये खत्म हो गया। पॉलिटिशियन होने के लिए ऑडिटरी में आपको झूठ भी आना चाहिए। आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, आई एम ए फेल्ड पॉलिटिशियन। आपके हिसाब से कौन सा पॉलिटिशियन है जिसकी बेस्ट ओरेटिंग स्किल्स है? एक तो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ऑडिटरी में बहुत अच्छा बोलते हैं। पार्लियामेंट में जो बोलने वाले हैं, अमित शाह। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। व्हाट ए स्टेटमेंट। इसको देने के लिए कलेजा चाहिए। लीडर्स का इनसिक्योर हो जाना राज्यों को, देशों को खत्म कर देता है। मतलब एक जमाना ऐसा था, मेरे ऊपर 87 एफआईआर हो गई। ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? तो लोग टची बहुत हो गए। आप जाति पर टिप्पणी नहीं कर सकते, आप धर्म पर नहीं कर सकते, आप वेशभूषा पर नहीं कर सकते थे। मोटे पतले के चुटकुले होते थे, वो बॉडी शेमिंग हो गई। फैट को फैट नहीं बोल सकते, ब्लैक को ब्लैक नहीं बोल सकते। मुंह खोलने में डर लगता है मुझे। ह्यूमर को मारा जा रहा है मुश्किल, फिर भी करना चाहता हूँ। कली में रंग भरना चाहता हूँ। मेरी हर राह को रोको रकीबो दुश्मनों, मैं खुद में से गुजरना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। तो अर्ज किया है, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। आगे क्या था? आगे तो याद नहीं, पर आज हम मिलने जा रहे हैं इंडिया के बेस्ट पोएट से, तो वो बता देंगे। इन्होंने अपने शब्दों की शक्ति से पूरे भारत को अपने वश में कर लिया है। लेट्स गो एंड मीट डॉक्टर कुमार विश्वास एट हिज ब्यूटीफुल पैलेशियल होम इन नोएडा। हम उनसे शायरी तो सीखेंगे ही, साथ ही सीखेंगे रेसिपी ऑफ हिज फेवरेट डिश। लेट्स गो। जय श्री कृष्णा कल्ली टेल। जय श्री कृष्णा। भगवान राम की कृपा से मिले हुए छोटे से घर में आपका स्वागत है। थैंक यू। आइए। सर, छोटा सा घर तो नहीं कह सकते, बहुत ही आलीशान और नहीं, खूबसूरत पृथ्वी घर बहुत है। बड़ी है। ये भारत के सबसे धनी इलाकों में है, नोएडा का ये क्षेत्र। तो जब ये घर बन रहा था तो हमारी जो डिजाइनर थी, उन्होंने हमसे पूछा कि बाहर क्या लिखवाना है, क्योंकि जनरली होता है ना नाम के शर्मास, हाँ जी, पाठक्स, हाँ जी, अरोड़ास, मेहरोत्रास। तो मैंने कहा जो ओनर है उसका नाम लिखवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैडम का लिखवाना है कि आपका लिखवाना है कि आपका ऊपर। मैंने कहा नहीं, हम सब अपनी सांस की आखिरी सीमा तक पृथ्वी पे किराएदार हैं। इस पृथ्वी का जो ओनर है, तो आपने देखा होगा कि दोनों किनारों पे, क्योंकि कॉर्नर का घर है, राम लिखा हुआ। राम लिखा हुआ है, क्योंकि ओनर तो वही हैं। अच्छा, हम सब लोग तो कस्टोडियन हैं। हमारी सांसों के भी ओनर वो हैं और जीवन के भी ओनर वो हैं। शब्दों से तो आपने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया ही है। आपकी कविताओं में खो जाऊं उससे पहले आपका घर देखना चाहूंगी। प्लीज आइए। एक बसंत है ऊपर हाँ से जी। नीचे तक का, क्योंकि घर 3-4 तल में है, तो ये जोड़ के रखता है पूरे घर को। मेरा जन्म जो है वो बसंत ऋतु का है। मैं बसंत पंचमी के दिन पैदा हुआ हूँ, ओह वाह, सरस्वती अच्छा। पूजा के दिन। तो ये देश भर के कुछ महनीय कलाकारों की कृपा हुई है। जैसे ये पूरा बसंत ऊपर तक का, एक म्यूरल की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है हमारी बहन इंदु जी, इंदु ये कितना कंसारिया। बहुत ही हाइट ये है हाँ, इसकी। 60 फीट है ये पूरा, 60 फीट। माय और ऐसे चौड़ाई है इसकी। तो इसमें पूरा बसंत का आगमन, हिलते हुए कमल, वृक्ष, ये सब दिखाए गए हैं इसके अंदर।
भगवान बुद्ध जो परम शांति के प्रतीक हैं, वो आपको बाहर भी दिखाई दिए होंगे हमारे हाँ घर जी। में। केवी कुटीर में अभी हमारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, बुद्धत्व मिला, वहां भी भगवान बैठे हैं। तो मेरे लिए दर्शन का जीवन का सर्वाधिक आदरणीय चरित्र है भगवान। बिल्कुल। केवी कुटीर जो आपका घर है वो इस घर से बिल्कुल ऑपोजिट, ये कंक्रीट है, वो मिट्टी का पूरा, वो केवल मिट्टी है, गोबर है, और उसकी पूरी रखरखाव भी देसी है। लकड़ी की सब चीजें हैं नीचे, लकड़ी के ही सब सामान हैं। तो जैसे आजकल अंग्रेजी में अपन लोग और आप लोग विशेष रूप से अर्दी कहते हैं ना, हाँ जी, अर्दी लोग, लोग। तो अर्दी लोग है। रॉ अर्दी और तो ये rustic। हमारा एक जगह ऐसी है जहाँ हम संगीत, पढ़ना लिखना, देखा आपने गिटार रखा है, बैंजो रखा है और हारमोनियम रखा है। तो यहाँ अभी हमने जैसे रामायण के कुछ गानों की भी हमने यहीं पर ही थोड़ा काम किया। आखिरी सवाल एक फिल्म हमारी अभी संजय साहब कर रहे हैं, इसके गाने मैंने लिखे हैं, उसका काम भी यहीं पर हुआ। आदमी के अस्तित्व में 3 चीजें हैं, एक उसका मन, एक उसका शरीर, एक उसकी आत्मा। तो मैं इस वाली फ्लोर को कहता हूँ कि ये तीनों को एड्रेस करती है। शरीर एड्रेस करने के लिए उधर एक जिम है, अच्छा। जहाँ ट्रेनर महोदय आते हैं और वो बिल्कुल। हमसे पसीना बहाते हैं, खूब सारा योगाभ्यास कराते हैं। मन को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ संगीत की महफिलें करते हैं, बिल्कुल। और आत्मा को आनंद देने के लिए ये हमारा एक विजडम ट्री है। मेरे घर में 2 लाइब्रेरीज हैं। एक ये लाइब्रेरी है जिसमें सब चीजें रखी हुई हैं, और एक मेरी ऊपर जहाँ बेडरूम के साथ अटैच है, उसमें यह है कि देर तक पढ़ने के बाद आप सो सकते हैं। वहाँ वही किताबें जो इस समय चल रही हैं या इस समय किसी प्रोजेक्ट में काम आ रही है। तो मैं उठता हूँ करीब 7 साढ़े 7 बजे। उठने के बाद फ्रेश होके कुछ वाटर थेरेपीज हैं जिनमें अजवाइन का पानी है, रात का मेथी का पानी है, छोटे छोटे होते हैं, हाँ जी। उनको पीता हूँ। और चाय मुझसे छूटती नहीं है। तो दिन के कितने कप हो जाते हैं? होते तो 4-5 हैं, लेकिन वो सब आधे आधे होते हैं। अच्छा। तो उनका तय कर रखा है कि भाई आधा ही कप दो। उसमें जो चीनी है, जो व्हाइट शुगर जिसे कहते हाँ हैं, जी। वो लगभग 7-8 साल से जिंदगी से खत्म है। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे खेत में केवी कुटीर जहाँ आप बता हाँ रही जी। हैं, वहां से जो गुड़ बनता है उसकी बूरा होती है, अच्छा। ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं, उसको थोड़ी सी डाल के पीते हैं। उसके बाद फ्रेश होते हैं और फिर थोड़ी सी पूजा है, थोड़ा सा भगवान के, हमारा मंदिर है हाँ जी। तो उसमें अगर यहाँ होता हूँ मैं वो करता हूँ। फिर एक ध्यान का छोटा सा चक्र है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद दिन शुरू। ये दोनों गीता के स्टेटमेंट है कि तो भगवान से पूछा कि योग क्या है, तो भगवान ने कहा कि कर्म में कुशलता योग है। मतलब अगर कोई खाना बनाती है, महिला या पुरुष, वो खाना बना रहा है तो वो योग कर रहा है। आप अपना काम मन, बुद्धि, आत्मा तीनों को मिला के कंप्लीटेंसी के साथ कर रहे हो। पूरी दुनिया अदृश्य हो गई आपके काम में, तो आप योगी हैं। जैसे मेरे फादर जो हैं, वो कभी कभार जब खेती वेती का कुछ साथ में काम करते हैं, 88 ईयर्स हैं, हाँ जी। तो वो पौधे से बात कर रहे होते हैं। मैंने देखा सुबह सुबह, अरे भाई आपका तो एक और परिवार का व्यक्ति आ गया यहाँ, अब ये गमला आपके लिए छोटा पड़ेगा, चलिए इनके लिए एक अलग फ्लैट का इंतजाम करते हैं। तो योग चित्रवृत्ति निरोधक का मतलब है कि सारी चित्रवृत्तियां जो उल्टी सीधी आप सोच रहे हैं उसको सबको निगेट करिए, निगेट ऑल दैट and concentrate and focus on one thing कि ये मुझे करना है। That is excellence. As Vivian Richards and Sachin Tendulkar playing, Right. as पंडित रविशंकर playing सितार, Right. उस वक्त वो ये नहीं देखते कि अल्बर्ट हॉल है कि मेडिसन स्क्वायर है, सितार होता है, रविशंकर जी होते हैं, और वो दोनों एक हो जाते हैं। As नुसरत फतेह अली खान going up to the higher pitches. I'm sorry, मतलब मैं I'm not blowing the trumpet by own mouth, but मैंने कई बार ऐसा परफॉर्म किया है खुद को, जब सब साइलेंस हो गई है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और मैंने खुद को नीचे बैठ के देखा है। I saw myself performing several times. एक ऐसा पल आता है जब आप सब कुछ भूल के परफॉर्म करते हैं, सब साइलेंस हो जाती है, कुछ दिखा रहे, ब्लर हो गया, सिर्फ आप दिख रहे हो और आपको खुद को नीचे से देख रहे हो कि हियर आई एम। फिर आपको कोई जाके छूता है, कोई माला पहनाता है, तब एकदम आप वापस खुद में लौट के आते हो। तो दैट इज योग। सर वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप जो काम कर रही हैं, हाँ जी। बहुत इंटू होना, बहुत ही इंटू होना, और उससे प्रेम करना उस काम से कि मुझे तो बस यही आता है, मैं यही कर सकता हूँ। जैसे मुझे पोइट्री से प्रेम है, तो उसके सामने जितने भी मेरे पास लालच आए, बीच बीच में मैं इधर उधर गया, पॉलिटिक्स में गया, सोशल उसमें गया, इधर उधर गया, उन सब लालचों को मेरी आत्मा ने तोला कि यार ये किए। तो मुझे लगा नहीं उसमें इतना मजा नहीं, उसमें पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है, हाँ जी। कैप्चरिंग ज्यादा है, थोड़ा और सुख मिल सकता है, ये घर थोड़ा और बड़ा हो सकता है, और लेविश हो सकता है, लेकिन मुझे लगा ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। प्लीज आइए। हाँ जी। तो यहाँ एक तो छोटी सी ये जगह है, और एक हमारा यहाँ पर एक सैलून है। ओके। सैलून घर के अंदर ही? वाओ। हाँ, ये अंदर है। तो यहाँ एक मसाज वो है, रूम है, और ऐसे ही उधर एक स्टीम का रूम है, वहाँ स्टीम लेने के लिए, क्योंकि कई बार आपको गले वले में कुछ होता है। सबसे अच्छा है कि उसमें जाके बैठ जाइए 2 बार सुबह शाम, एंड यू आर फ्री। तो स्पा भी घर में ही है, शॉपिंग मॉल भी है कहीं अंदर ही?
किसी के यहाँ भी जब ये लिफ्ट देखता था मैं, हाँ तो जी। ये ब्लैक होती थी या व्हाइट होती थी, तो मुझे लगता था पूरे घर में इस स्पेस को इज्जत नहीं दी गई है, जबकि ये बहुत काम कर रही है, लोगों को बिल्कुल। ऊपर ले जा रही है, नीचे ला रही है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, हमारी जो वो थी घर बनाने वाली, मैंने उनको कहा कि मैम इसमें कुछ बनाइए। तो इसमें हमने मधुबनी पेंटिंग से, जैसे यहाँ ध्यानस्थ बुद्ध है, ओह वाओ, पहली फ्लोर पे जो है वो सीताराम जी हैं, हाँ क्योंकि जी। उनकी कृपा है। मेरी माता पिताजी की जो फ्लोर है हाँ जी। उस पे राधा कृष्ण जी हैं, उसके ऊपर जो बेटियों की फ्लोर है उस पे 2 चिड़ियां हैं। ऐसे करके हमने, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिफ्ट वाली जगह हमेशा इग्नोर्ड रहती है, बट हाँ। आपने इन्हें वो शान इज्जत दी। हाँ, इसकी फिर इधर अंदर लाइट्स लगवाई अच्छा। ताकि सदा ये प्रकाशित भी रहे। हाँ आइए। जी। आप तो बड़े बड़े घरों में गई हैं, लेकिन हाँ यह है कि कलाकार का घर है, नहीं, छोटा है पर लेकिन ये दिस कलाकार। इज वन ऑफ द बेस्ट होम्स दैट आई हैव बीन टू, बहुत। सचमुच बहुत खूबसूरत घर है। ओह, और पुचकी वहां बैठी है। कुछ की यहाँ बैठती है, यहाँ से एक हमारे है ना कि राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो यहाँ से बैठ के ये पूरा सबको देखती है कि कौन क्या कर रहा है। But आपकी टीम मुझे- का भी पूरा असेसमेंट चल रहा है। ये हमारा आप सबसे साथियों से मिलने की जगह है, जहाँ बहुधा लोग आते हैं। ये मेरे साथ 14 साल था, शैडो अच्छा, द लैब्राडोर। और बिल्कुल इसके जाने पर मैंने जो पोस्ट लिखी थी वो रिकॉर्ड नंबर्स शेयर हुई थी, मतलब लाखों में शेयर हुई थी वो। मैंने इसके ऊपर एक लेटर लिखा था जब मैंने इसका फ्यूनरल किया उसके बाद, यू लिव्ड लाइक ए सन विद मी। पिछले घर में लिफ्ट नहीं थी, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो लास्ट के दिनों में जब इसको चलने की प्रॉब्लम थी तो ऊपर नहीं आ पाता था, तो हम लोग एक चादर में लपेट के लाते थे, तो हमें दुख होता था। तो मेरे को लगता था जल्दी जल्दी घर बनाऊं, जल्दी जल्दी घर बनाऊं ताकि शैडो के लिए लिफ्ट लग सके। पर अनफॉर्चुनेटली जब तक हमने घर बनाया उससे पहले शैडो 13.5 साल की उम्र में, तो मैंने फिर एक बस्तर के एक हमारे कलाकार हैं, लकड़ी में ही काम करते हैं, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने फिर ये बना के मुझे भेजा, उसकी वीडियोस और फोटोज देख के। अच्छा, तो ये जैसे घर में बैठता था गेट की हाँ तरफ, वैसे ही घर में बैठता है। और काफी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। आते ही मेरी इससे हाँ बात जी। होती है, मैं आता हूँ, जब मैं अंदर जी, घुसता हूँ, हाँ जी। दरवाजा खोलते हैं हमारे साथ के लोग, तो सबसे पहले मेरी इससे बात करते हैं, हेलो बेटा। तो मैं इसके सिर पे हाथ फिरा के जाता हूँ, और जाते समय भी। और मुझे लगता है, हो सकता है मैं पागल हूँ, मुझे लगता है कि वो जीवंत है, वो अनुभव करता है। और ये हनुमान जी हैं जो ऊपर भगवान को देख रहे हैं, और ऊपर फिर हाथ हमारे जुड़े हुए हैं सबके, ताकि जो भी घुसे पहले इन्हें देखे, फिर इन्हें देखे, फिर उन्हें देखे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोगों ने भगवान को देखा। और यहाँ सामने वैष्णव तिलक है। दिस इज सो अमेजिंग, आई कांट बिलीव आपने इतना सोचा है। मुझे आपका घर देखकर लग रहा है जैसे आपने हर जगह अपनी क्रिएटिविटी यूज की है, एक बहुत ही गहरी सोच यूज की है इसमें। दरअसल क्या है कि हम धनी लोग नहीं हैं, हम फर्स्ट जनरेशन लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, अध्यापक के बेटे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बात रहती थी, हमने एक पूरी जिंदगी किराए के घर में काटी है। वो तो बहुत छोटा सा एक 90 गज का मकान था किराए का, और 90 रुपीज उसका किराया था। उसमें 3 कमरे थे और उसमें 2-4 टीन शेड थे। हम 5 भाई बहन, 2 चाचा, 1 बुआ। टीन शेड में जब सोते थे, खाटें बिछाकर, चारपाइयां बिछा के, तो कई बार रात को बारिश आ जाती थी। तो अगर बारिश थोड़ी सी भी टेढ़ी है, उसका एंगल थोड़ा सा ऐसा है, तो सबसे आगे जिसकी चारपाई होती थी उसको उठना पड़ता था, वो अपनी चारपाई खड़ी करता था और पीछे किसी के साथ सोता था। हमारे फादर ने भी हम सबके बड़े होने के बाद घर बनाया। हमारा घर भव्य नहीं हो सकता, तो हमारा घर क्या हो सकता है, हमारी क्रिएटिविटी से दिव्य हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, कि आदमी उसकी वाइब्स फील करे। हाँ, जब भी लोग आते हैं कहते हैं कि बड़ी पॉजिटिव और बड़ी वाइब्रेंट। कंप्लीटली एग्री विद यू। तो ये जो फ्लोर है, ये मेरे माताजी पिताजी जिनके साथ हम रहते हैं उनकी, अभी तो वो गए हुए हैं दोनों। ये भगवान का विग्रह है, यहाँ नित्य रूप से हमारी पूजा की हाजिरी लगती है। हमारे पिताजी का कक्ष है, ये उनकी तरह ही बनाया गया जैसा उनका मन है कि बाहर से सब कुछ उन्हें दिखाई दे। हाँ जी, पुराने आदमी है ना, हाँ जी। तो उन्हें ये ना लगे कि मैं बंद हूं। ये मेरी बेटियों की फ्लोर है, तो ये उनकी खुद की लॉबी है जिसमें टीवी भी देखती है। एक तरफ एक बेटी का कमरा है, एक तरफ एक बेटी का कमरा है, और ये इनकी एक लार्ज सी बालकनी है। पर ये अच्छा, बहुत नेचुरल लाइट आती है यहाँ हाँ, पर। पूरे घर में। इसमें भी ऊपर आप देखिए कि हाँ, ऊपर इसमें हमने वो बनवा रखा है ना, ओपन टू स्काई शीशे लगा के, ताकि पूरे घर में कभी रोशनी की दिक्कत ना हो। सूर्य सबसे जरूरी तत्व है। ये हमारी लाइब्रेरी है। तो ये है वो जगह जहाँ आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। रात के समय ये दूर तक स्काई लाइन नोएडा की दिखाई देती है। ये बालकनी है, इसमें टहल सकते हैं और बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं आप आराम से। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान, पढ़ना, इसकी आसानी हो जाती है। तो इतनी सारी किताबें हैं, आपने बताया ये आपका सबसे फेवरेट कमरा है, तो कोई ऐसी किताब है जो हम सबको पढ़नी चाहिए? 2 किताबें हैं, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। एक श्रीमद् भगवद गीता, जो यहाँ अलग अलग फॉर्म में आपको रखी मिलेगी,
और एक आपको रामचरितमानस। वो भी आप जिधर भी जिस भी उसमें जाएंगे आपको एक रामचरितमानस वहां है, गोस्वामी तुलसीदास जी की दूसरी व्याख्या वो है, तीसरी मानस पीयूष ऊपर रखा हुआ है। यहाँ भी आप जाएंगे वो श्री रामचरितमानस। और देखिए किताबें लड़ाई नहीं करती, यहाँ शिव पुराण है, श्री रामचरितमानस है, यहाँ महारामायण है और यहाँ कुरान शरीफ भी रखी हुई है, ये सुंदरकांड भी पर है। कितना जरूरी होता है क्रिएटिव इंसान के लिए पढ़ते रहना। ये ऐसे है जैसे आपको मकान बनाना है और आपके पास सीमेंट ही नहीं है। तो दो तरह के लोग हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने दुनिया पढ़ी और उनके अंदर ईश्वर है। जैसे कबीर है, किताब नहीं पढ़ी पर जिंदगी पढ़ ली है, पता चल गया है। आपको लिखने में ज्यादा मजा आता है या पढ़ने में? मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि 1000 पेज पढ़े बिना अगर आपने एक लाइन लिखी तो वो लाइन कमजोर हो। आपका हमेशा से ही सपना था कि ऐसा इतना बड़ा आलीशान सा बहुत खूबसूरत घर है आपका, तो ऐसा हो? कभी नहीं था। अभी हमने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर के पास एक छोटा बच्चा पहुंचा लखनऊ में, वो वीडियो काफी वायरल हुआ, योगी आदित्यनाथ के पास। हाँ जी। इतनी सी बिटिया थी, बहुत छोटी सी, नवरात्रि के टाइम, और उससे मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या चाहिए, बताओ क्या लोगी। तो वो थोड़ी झिझकी, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो तुम्हें चाहिए बोलो। तो बोली चॉकलेट दे दीजिए। 27 करोड़ की जनसंख्या का जो ऑफिशियली सबसे बड़ा आदमी है उससे वो चॉकलेट मांग रही है, क्योंकि इस बच्ची को पता नहीं है कि चॉकलेट से आगे भी दुनिया है। तो भगवान से मांगते समय जब हम मांगते हैं तो बहुत छोटा और टुच्चा मांग लेते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे, वो कहते ले खत्म कर, मैं तो कुछ और बड़ा सोच रहा था। तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी भगवान से मांगा नहीं। मैंने कहा आप देख लीजिए आपको जो अच्छा लगता हो। तो मेरे पास चीजें आके सामने से गई, हाथ में थी चली गई, बहुत सारी चीजें मुझे पता ही नहीं थी मुझे मिलनी है और वो मेरे पास आ गई। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो जो देने वाला है, जो माइटी फादर है, जो हम सबके परम पिता है, वो हमारे बारे में सर्वश्रेष्ठ सोचता है। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे बहुत छोटी बात बता के मामले को ना कच्चा कर देते हैं। तो जब हमने शादी की तो सबसे पहले मैं फ्लैट ढूंढ रहा था, एक 2 BHK। अच्छा। वो मिला नहीं, मिलते फिर एक घर मिला, 200 मीटर का कॉर्नर का बंगला। हमने उसको ठीक करा, बड़ा बनाया, उसमें काफी साल रहे। फिर बड़े हुए और भाई बच्चों ने कहा कि एक दूसरा घर बनाना है, तो फिर ये बनाया, फिर केवी कुटीर बनाया। अभी मुझे पता नहीं मुझे रहना कहाँ है। सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है आपको? केवी कुटीर। अच्छा। अकेले को तो वही मिलता है, क्योंकि वहाँ चिड़िया हैं, वहाँ बत्तखें हैं, वहाँ गाय हैं, बछड़े हैं, पेड़ हैं वहाँ, और वो मिट्टी का मकान है वो। बिल्कुल। और साइलेंस है, अटर साइलेंस। तो आज आप पैसे खर्च कर देते हैं एकदम से, या किस तरह से आपका थॉट रहता है पैसों को लेकर या अपने शौक को लेकर? देखो क्या है कि मैंने शौक में क्या है, मैंने 10 साल से कपड़े नहीं खरीदे। सच? फॉर 10 years। ये आपका आउटफिट बहुत खूबसूरत है। सब गिफ्टेड है, सारे डिजाइनर्स भेजते हैं, और जो सुटेबल होता है मेरी स्टाइलिश कहती है सर आज ये पहन लीजिए, मैं पहन लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जीवन पर मैं नहीं भी खरीदूं और वो ना भी भेजें तो भी मेरे पास इतने हैं कि मैं उन्हें पहन के ही काट सकता हूँ। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे सब लोगों से कहता हूँ कि मैंने 45 डेज के अमेरिका टूर पर गया कवि सम्मेलनों के लिए। पर्स में मेरी बेटी ने पीछे $100 के बिल रखे, फिर 50 के 4-5 रखे, फिर 20 के 4-5 रखे, फिर 10 के रखे, फिर 5 के रखे कि पापा को कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, और कहा कि ये सब लगा दिए हैं मैंने, ठीक है इनको रख लेना। और आपको आश्चर्य होगा जब मैं 45 डेज बाद आया तो जो आगे 10 रखा हुआ था वो जौ का त्यों रखा हुआ था, क्योंकि मुझे उतारा आयोजक ने, खाना खिलाया आयोजक ने, होटल में रुका तो ऑर्गेनाइजर ने खाना खिलाया, पानी उसने पिलाया, मंच पे गया तो उसके कपड़े में रख के लेके गया था। आप अलग किस्मत लिखा कर आए हैं। नहीं देखो, अब मैं खुद करता तो कितना कर पाता, पर मैंने उस पे छोड़ दिया कि तुम देख लो भाई, आप देख लो प्रभु जी, आपको जो ठीक लगे। तो आपकी खास दोस्ती है मतलब? नहीं, दोस्ती तो नहीं है खैर। में जैसे बड़े आदमियों के नौकर होते हैं ना, हाँ जी, वो भी बहुत बड़े रहते हैं। बड़े आदमी का ड्राइवर भी 2 लाख की सैलरी पाता है। बिल्कुल नहीं, हाँ हमारे यहाँ ड्राइवर्स जो हमारे साथ चालक हमारे काम करते हैं, कितने पैसे मिलते होंगे? 25-30 हजार रुपया। हाँ जी। लेकिन मुकेश भाई का जो ड्राइवर होगा, गौतम भाई का जो ड्राइवर होगा 20 साल 30 साल बाद उसको कितना मिलता होगा? 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, है ना? हाँ जी। तो ऐसी है, तो हम बहुत बड़े आदमी के नौकर हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी शय के नौकर हैं, हम राम जी के नौकर हैं। वाह। और खाने पीने का शौक रखते हैं आप? काफी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक। बनाने का भी अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज। आइए। आपको आपकी कविताएं तो सुनी है, आज देखिए किचन में क्या कमाल करते हैं आप। किचन भी वही देसी, जैसे हम देसी हैं वैसे ही किचन देसी है। आइए। तो ये हमारे घर का वो स्थान है जहां मैं, गलत बात है हालांकि, सबसे कम आता हूँ। अच्छा। ये हमारी किचन है। ये फ्रूट्स केवी कुटीर के हैं। हाँ। तो जैसे ये अनार हैं, तो ये अनार का आप शेप देखेंगे, थोड़ा सा अनगढ़ शेप है, जैसा जनरल अनार लगता है, लेकिन है ऑर्गेनिक। हाँ जी। और ये जब लाल हो गया है तब इसी को तोड़ा होगा। आधों में तो तोते वोते लग जाते हैं। हमारे घर में अभी जो आप सब्जी खाएंगे, प्याज भी अपनी है, लहसुन भी अपना है, आलू भी अपना है। मटके का ही पानी पीते हैं आप ज्यादातर? हाँ, मैं फ्रिज का नहीं पी पाता, बाकी लोग घर में पी लेते हैं, पर मैं बचपन से इसकी गंध अच्छी है, लगती है,
तो देखिए मैं कैसा बनाऊंगा, आपका रिस्क है खाने में। अच्छा क्या बनाने वाले हैं आज आप? मैं बनाने वाला हूँ आलू टमाटर की सब्जी, हम अच्छा। दोनों के लिए खास। तो यही मुझे एक थोड़ी सी चीज आती है ठीक सी। और ये पर खाना बनाना आपने कब सीखा? पुरुषों में, हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में खाना बनाना कोई सीखता नहीं है, उसे परिस्थितियां सिखा देती। अच्छा भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में खाना बनाने को ऐसा कर दिया है कि वो केवल महिलाएं बनाएंगी। तो जब मैं अकेला कुछ साल रहा, नौकरी के कुछ साल रहा, पढ़ाई के कुछ साल रहा, तो इतना खराब खाना मैंने खाया कि मुझे लगा खुद ही इसे कर देना चाहिए। इसमें कुछ एक सीक्रेट है मेरा, जो आज आप अगर रिकॉर्ड भी कर लें हाँ तो जी। जनता को ना बताएं। ओ ऐसा सीक्रेट। अब वो टेस्ट के बाद में बताऊंगी। वैसे आप जो सब्जियां काट रहे हैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी है सारे शेप्स में भी। कलाकार का हाथ है ना। तो हमने ये एक तरीके से बना लिया। अब इसमें सिंपल है, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। इसमें से थोड़ा तेल मैं इसमें से डाल दूंगा, हल्का सा, इतना काफी होगा। तो यहाँ अपने पास जो तेल है और घी है वो सब अपना है। हमारे यहाँ सरसों भी उगती है, और ज्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनता है या? सरसों और देसी घी के अलावा और कुछ नहीं है। और खाना खाने के लिए भी जो दो चीजें हमारे यहाँ पश्चिम ने परोसी, जिन्होंने बहुत नुकसान किया, एक एल्यूमिनियम और एक प्लास्टिक, दो नहीं है घर में। ये भी लकड़ी का ही है कि लकड़ी पे कटेगा। अपन खाना खाएंगे तो तांबा है, कांसा है, पीतल है या सिल्वर है, चांदी है, अच्छा इसी में ही खाना खाना है। इसमें एक सिंपल प्रोसेस है कि जब इसका आप ये जो ग्रेवी भून लो आप इसकी, हाँ जी। तो इसमें 2 चम्मच आप सॉस डाल दो, चिली सॉस। ओ तो वो अंदर तक इतनी चली जाती है कि वो याद तो आती है कि यार हाँ, कुछ तो है इसमें, लेकिन वो क्या हुआ ये पता नहीं चलता। तो वो मैंने लोगों से छुपा के रख रखा है। तो इसमें बस चुटकी भर आपको जीरा डालना है, और इसके बाद थोड़ा सा जीरा एक बार लाल हो जाए। अब ये देखिए हल्का गुनगुना हो गया है, हल्का हल्का लाल हो गया है। इसके बाद आप इसमें ये डाल दीजिए। अब तो जब तक हल्का गुलाबी ना हो जाए तब तक आप इसमें भूनिए इसको। और मीनवाइल वो दो भाई सॉस थोड़ी सी। अब पता चल ही गया है तो क्या करें। जब हम नौकरी करते थे राजस्थान में ना, तब कई बार क्या होता था, टमाटर नहीं मिलते थे वहाँ, और आलस भी होता था कौन वहां तक जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका था ये भूनिए दाल बनाते समय, हाँ जी। और उसमें हल्की सी सॉस डाल दीजिए। लाइए। तो आप राजस्थान में क्या नौकरी करते थे? मैं राजस्थान में कॉलेज में था बहुत समय, मेरी श्रीमती जी भी वहीं पढ़ाती थी, हम दोनों पहली बार वहीं मिले। तो ये चिली सॉस है। ये चिली सॉस है, तो ये क्या करेगी, आपको हल्का हल्का स्वाद तो देगी, हाँ जी। लेकिन खाने वालों को पता नहीं चल पाएगा कि था क्या इसके अंदर। तो अब इसमें डालिए टमाटर और मिर्च, मसाले डालने हैं इसके अंदर। तो लाल मिर्च डालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली है हमने, दैट इज क्वाइट गुड, वो अपना काम कर देगी। थोड़ी सी राई डालते हैं इसके अंदर, और ये हल्दी हमारे, फिर आप कहेंगी ये भी केवी कुटीर की है। रियली? अच्छा। हाँ। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुछ वक्त के लिए ढक देंगे। अभी थोड़ी देर चलाते हैं पहले इसको, और लास्ट में फिर आप इसको देसी घी डाल के थोड़ा सा थोड़ी देर इसको पकाएं। तब तक ये पकता है, आइए। ये कौन सी सब्जी है? ये काशी फल है, इसको बहुत सारे लोग सीताफल कहते हैं। ये भी हमारे खेत में उगता है, और ये तो हर एक के खेत में, यहाँ हिंदुस्तान इस इलाके में हर खेत में जो गोबर के उपले होते हैं ना, वो जिस चीज में रखे जाते हैं उसे यहाँ टिपिकल लैंग्वेज में बिटौरा कहते हैं, उसके ऊपर इनकी लताएं होती हैं और वहाँ लगा रहता है ये। तो ये देसी सब्जी है, ये पेठे की सब्जी है। ये आलू टमाटर है ये जो आपने बनाया जो है। हमने इसमें मेहनत की है। मतलब इसमें कोई खास कला नहीं है, बस ठीक है। और ये हमारी छाछ है घर की, इसमें आपको एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी, उसे धुआर कहते हैं। मिट्टी के एक छोटे से उसमें बहुत छोटे से चीज में तेल गरम करके खूब सारा, फिर हींग डाल के और जीरा डाल के उसके अंदर डाल देते हैं, इसी के अंदर। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब भी आप जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारी लाल मिर्च है, हमारे ही खेत के मैं ले तैयार की हुई। ये सफेद मक्खन क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले, कॉटेज चीज। ये आप एक ब्राह्मण के घर आई हैं तो इसको बाद में, ये खीर है। इसके बिना हमारे यहाँ उत्तर भारत में अच्छा कोई भी अतिथि का स्वागत अधूरा है। खाते भी आप चांदी की थालियों में है हाँ, हमेशा। पीतल, चांदी, तांबा, लोहा। कोई खास वजह है इस बात की? एल्युमिनियम तो वेस्ट ने हमारे यहाँ सौंपा,
वरना हमारे यहाँ तो पीतल ही होता था पूर्व में, मिट्टी होती थी, पीतल होता था, लोहा होता था। और आज डॉक्टर्स से बात करिए तो वो कहते हैं ये सारे खाने बहुत अच्छे हैं, दीज आर ऑल गुड, वेरी गुड। एल्युमिनियम बहुत रिस्की है, तो हमने घर से एल्युमिनियम को बाहर निकाल रखा है। कोशिश करते हैं कि जो जिन मेटल्स को आयुर्वेद बोलता है उन्हीं में खाना खाया जाए। इसमें भी पूड़ी बोल के आपने मेरे वाले क्रेडिट को कम कर दिया। बहुत स्वादिष्ट बना है, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सचमुच बहुत अच्छा बना है। आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं ना, तो छोटे होने पर ज्यादा प्रेशर होता है या फ्रीडम होती है? जो आम परिवार होता है उसमें छोटे को बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जो टीचर्स की फैमिली होती है उसमें छोटा उस लेगेसी का, उस परंपरा का आखिरी आदमी होता है, तो उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बड़े वाले निकले ऐसा ही निकलना भाई, सब अच्छे से पढ़ गए, तू भी पढ़ना, सबका बिहेवियर ऐसा, तू भी ऐसा रखना, तो वो प्रेशर ज्यादा था। पर आपके पिताजी खुद हिंदी लिटरेचर में प्रोफेसर रहे हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि आप भी इसी राह पर चले, क्योंकि वो जिस कस्बे में पढ़ा रहे थे, जो छोटा सा हमारा गांव सा कस्बा है पिलखवा, वो व्यापारियों का कस्बा है, तो वहाँ जो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से भौतिक सुख साधन वो व्यापारियों पर ज्यादा थे। जैसे उनके पास साइकिल थी, व्यापारी के पास मोटरसाइकिल थी या स्कूटर था, उनके पास किराए का घर था, व्यापारी के पास अपना घर था। उनका भी कसूर नहीं था, उनको लगता था जो बच्चे हैं वो इंजीनियर डॉक्टर बने ताकि उनकी लाइफ ठीक हो। कभी बन के क्या होगा, क्योंकि मेरे आने से पहले पोइट्री जो थी वो पेइंग नहीं थी तो इतनी नहीं थी कि आप जिंदगी गुजार सके। फिर आपने किस तरह से अपना रास्ता चुना? मान गए वो या नाराज रहे आपसे? नहीं माने वो, तो तब वो बहुत नाराज हुए, बहुत ज्यादा नाराज हुए। वो इतने नाराज हुए लगभग 4-5 साल, जब तक मैं सेटल नहीं हुआ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तब तक वो बोले नहीं। उनकी मेरी बातचीत बहुत कम हो गई, नमस्ते पैर छूना, घर में रहना, कोई बात भी डांट दिया, इतनी रह गई। और वो जो शेड्स है वो आज भी मेरे उनके बीच है कि हमारी बातचीत कम है। मेरी माँ से बहुत बातचीत है मेरी, वो उन्होंने कृपा ये की, प्लीज बस, थैंक यू सो मच, कि उन्होंने मेरे भाइयों को बुला के बोला और मुझसे बोला कि भाई अब तुम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो लाइफ के साथ तो डू इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू give you single penny for this experiment. Just go in the field, earn it out and do whatsoever you want. Up to the age of 21, this is my duty as a father to give you, provide you food 2 times और 2 जोड़ी कपड़े मुझे देना मेरा धर्म है साल में, 2 गर्मी के 2 जाड़े के। बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, घर के जो काम है, सब्जी लेके आओ, गेहूं पिसा के लाओ, ये करो, ये आप काम करोगे। बड़े स्पष्ट बोला उन्होंने। और मेरे भाइयों को बोला जो जॉब कर रहे थे कि अगर किसी ने इसको 1 रुपया दिया तो मैं उससे संबंध समाप्त कर लूंगा। एंड ही वाज सो स्ट्रिक्ट एंड ट्रू विद द वर्ड्स। सब डरते थे उनसे, आज भी डरते हैं, मैं तो आज भी डरता हूँ उनसे। हमारे सारे भाई 88 के हो गए हैं, लेकिन हम सब उनसे पापा जी के, मतलब पापा जी ने जो कह दिया फाइनल है, जो वो चाहते हैं वो होना ही है। तो ये उन्होंने बड़ी कृपा की मुझको कि मुझे उन्होंने अर्निंग सिखाई एट द एज ऑफ 17 कि पैसे कैसे कमते हैं क्रिएटिविटी से। तो पहली आपकी कमाई कैसे थी? क्या लगा आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क ले लिया, पंगा बड़ा ले लिया कि अब खुद आपको फिगर आउट करना है किस तरह से आप कमाएंगे इससे? डर तो बहुत लगा कि अब क्या होगा, बट फिर क्या कोशिश करते हैं, जो मेरी पहले से आदत है। हर आदमी के अंदर, हम जैसे लोगों के अंदर एक फिनिक्स होता है। लोग कहते हैं खत्म हो गया, फिर खड़े हो जाते हैं। मेरे पिछले कैरियर को आपने देखा होगा, ग्राफ को, तो बहुत सारे मोड़ मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जो लोगों ने कहा अब ये खत्म है। मैं पोइट्री करता करता नंबर 1 पोइट बना, एजिटेशन में गया, एक रिजीम के खिलाफ प्राइम चेहरा बन गया, लोगों ने कहा ये पोइट के रूप में खत्म हो गया। फिर वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में, मुझे ड्रैग कर लिया दोस्ती ने, अरे यार करना पड़ेगा। लोगों को लगा ये खत्म हो गया। फिर उन पोइट्स के बिट्रेयल में लोगों को लगा खत्म हो गया। तो मुझे खुद को डिस्कवर करने में बड़ा मजा आता है कि नहीं ऐसे थोड़ी है, तो दुनिया ये समझे कि हम खत्म हो गए, दुनिया के करने से क्या होता है। तो हमारे शहर में एक पत्रकार थे, मैं उनके पास गया। मेरे फादर को बहुत इज्जत करते थे वो। मैंने उनसे कहा कोई फ्रीलांस काम दिला दीजिए। अब 17 ईयर्स का बच्चा 12th पास, उसको क्या काम मिलेगा। तो उन्होंने मुझे एक मैगजीन में 2 कहानियाँ लिखने का काम दिलाया। तो वो एक कहानी पर 65 रुपीज़ मिले, 130 रुपीज़ मुझे 2 कहानी लिखने के, और 127 रुपीज़ का मेरा फॉर्म था यूनिवर्सिटी का जो मुझे भरना था। तो मेरे पास लास्टली 3 रुपये बचे ना। अच्छा क्या पढ़ाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन? ग्रेजुएशन, ओके, लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री। एंड आई टॉप द यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट ईयर के जब मार्क्स आए तो यूनिवर्सिटी के रेगुलर के बच्चों के भी इतने मार्क्स नहीं थे, जबकि मुझे सिर्फ 3 महीने मिले थे, क्योंकि मैं नवंबर में तो लौटा ही था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मिले। मार्च में एग्जाम हो जाते हैं शुरू। तो मेरे फादर को लगा कि यार अगर 3-4 महीने में आके ऐसे यूनिवर्सिटी टॉप कर सकता है तो कुछ गलत हो गया शायद। बट वो फादर्स ईगो, मेल ईगो एक साथ थी, तो वो बोले नहीं। बट उसके बाद उन्होंने फिर मेरे किसी डिसीजन को अल्टर नहीं किया, रोका नहीं, समझाया, बताया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया। मायापुरी छपती थी, उसमें सक्सेस स्टोरी छपती थी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी करने वाला एक लड़का बम्बई गया, धर्मेंद्र बन गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने नौकरी छोड़ के फिल्म ज्वाइन कर ली, राजकुमार बन गया। ऐसी कहानियां पढ़ते थे, पर पोइट्री की कहानियां नहीं थी। पोइट्री उल्टी थी, जिनमें आप प्यासा देखते थे, जहां एक कविता लिखने वाला आदमी मर गया भूख से। पोइट्री आप देखते थे कि सुनील दत्त हीरो हैं, उनकी हीरोइन है साधना, और सुनील दत्त का एक दोस्त है, वो जॉनी लीवर है या वो महमूद साहब हैं, और वो
हीरोइन की मेड के साथ अफेयर कर रहा है जो खुद शायर है, वो उसके लिए शायरी लिखता है। जनरली ऐसी फिल्में होती थी। यहाँ तक कि एक फिल्म में मैंने देखा कि जब वो शायर जाता है, मैं नाम भूल गया, लड़की के बाप के पास, तो लड़की का बाप पूछता है कि क्या करते हो, तो कहता है शायरी करता हूँ। वो तो ठीक है, जिंदगी के लिए क्या करते हो? तो दिस स्टेटमेंट इज अ स्लैप ऑन द क्रिएटिविटी दैट वाज अकरिंग इन द फील्ड ऑफ पोएट्री दैट टाइम, एंड इट वाज हॉन्टिंग मी लाइक एनीथिंग कि ये क्या बकवास है कि भगवान ने मुझे ही आशीर्वाद दिया कि ऐसे पोएट्री बाहर आएगी और मैं भूखा भी हूँ। तो जो मेरे बारे में खराब बातें मार्केट में फैली बाद में कि बहुत व्यावसायिक है, बहुत पैसे मांगता है, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे स्टेटमेंट देना है कि जो कुछ भी महंगा है कला के नाम पर, किसी भी तरह की कला का, कविता उससे नीचे की चीज नहीं है, पोइट्री उससे नीचे की चीज नहीं है। इसीलिए जो फिल्में भी मैंने की हैं थोड़ी बहुत जिनमें लिखा, उनमें पैसे की शर्त नहीं रखी। शर्त ये रखी कि जब आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो जहां आप रहमान साहब का नाम लिखेंगे, हंस जिमर का नाम लिखेंगे, सचिन जिगर का नाम लिखेंगे, वहीं आप मेरा नाम लिखेंगे। और मेरे पास जो लोग आए बिल्कुल उनको प्लेग्राउंड एकदम सेट मिला। तो आज पिताजी आप पे गर्व महसूस करते हैं? पता नहीं, पर कहते नहीं है वो कहते वैसे नहीं है। हाँ जी। प्यार के मामले में भी आपके परिवार आपका ने साथ नहीं दिया। जब लव स्टोरी आप बता रहे थे अपनी, मान गए थे आपके पेरेंट्स इजीली या वहां भी बगावत करनी पड़ी? बगावत करनी पड़ी क्योंकि कस्बों में और मिडिल क्लास फैमिली में 80s 90 तक शुरुआत के दौर में प्यार करना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चुनना वो बहुत ही खराब थॉट माना जाता था। आज्ञाकारिता का बच्चा बना, हमारे बच्चे ने जहाँ कहाँ वहाँ शादी कर ली, ये स्टेटमेंट होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं जिस लड़की को पसंद करता था, इसके साथ पढ़ा रहा था कॉलेज में, तो मुझे कहा शादी इससे करनी है। कास्ट मिलती नहीं थी तो मुझे पता था कि ये होगी नहीं, तो मैंने पहले शादी कर ली, फिर इन्फॉर्म किया। आई गॉट मैरिड। ये तो आपने बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए आप। और वो अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, उससे नाराज कभी नहीं होते। अच्छा। मतलब वो 1-2 साल बाद ही बात खत्म हो गई, लेकिन वो सबसे कहते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। मैं उनको कोई दुख नहीं देना चाहता था, पर मैं उनसे कहना चाहता था कि इस एक बंदे के साथ मेरी जिंदगी अच्छी बीत जाएगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2-3 बार पूछा तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। आप अपने रिलेशन अपने फादर के साथ बताते हैं, पर आपका अपनी बेटियों के साथ कैसा रिलेशन है? जो बेटियां अपने बाप के साथ अपना पहला क्रश और पीरियड की डेट शेयर कर लेती हूँ, वो बाप के साथ कुछ भी शेयर कर सकती है। वो हर सुख हर दुख बाप के साथ कह सकती है। और मैंने अपनी बेटियों को ये अधिकार दिया कि वो मुझसे कोई भी बात कह सकती है। वो मेरी मजाक उड़ा सकती हैं, मेरी टीजिंग कर सकती हैं, मुझे डांट सकती हैं, मुझे अल्टर कर सकती हैं, जो कि जनरली करती हैं। ये वाला कपड़ा गलत पहना, ये वाला क्या पहना, शो के बाद शो के फोटो लगाती है सोशल मीडिया टीम, वो सर्किल करके उसको ग्रुप में भेजती है, फैमिली ग्रुप में। अभी एक सिंगर के बारे में एक दिन ऐसी बैठ के मैं कह रहा था कि फला सिंगर ने कोई भी नया गाना नहीं गाया, क्या मार्केटिंग है उसके, शो जो है वो 1 लाख 2 लाख रुपए का टिकट बिक रहा है, ऐसा क्या उसने नया कर दिया? तो मेरी छोटी बेटी ने ऐसी खाना खाते मुझसे कहा, ब्रो डोंट टॉक दिस थिंग्स, अदरवाइज लोग आपके बारे में पूछेंगे कि नई पोएट्री लिखी नहीं है, 50 लाख रुपए किस बात के ले रहा है। और कोई बैठा हुआ था, कोई कवि या कोई सज्जन, उसका चेहरा ऐसा हो गया कि मैंने कहा हाँ यार चिल ये कौन कहता है? मेरा उनसे रिलेशन बहुत अच्छा। मैंने उनसे कहा कि जो भी बुरा है जीवन में, जो कुछ भी खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है तुम्हारा, भगवान साथ छोड़ सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा कि तुम गलत ना करो, गलत ना हो जाए, लेकिन दुनिया है, जीवन है, कुछ भी हो सकता है। आई एम देयर फॉर यू। मैंने उन्हें पहले दिन से बताया, तैयार किया इमोशनली। और माँ के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि माँ बेटियों के रिलेशन में ना एक खट्टा मीठा होता है, लड़ती भी रहती हैं एक दूसरे से, डांट डपट भी होती रहती है। बिल्कुल। मेरे साथ खट्टा मीठा नहीं है, सिर्फ मीठा है। मीठा मीठा, खट्टा सिर्फ उनकी ओर से है कि वो मेरी मजाक उड़ा ले और मैं थोड़ा सा कर लूं। शब्दों के मामलों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। क्या कहना चाहेंगे कि अच्छे पॉलिटिशियन को एक अच्छा ओरेटर होना कितना जरूरी है और कितना फर्क पड़ता है इस बात से? आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, आई एम ए फेल्ड पॉलिटिशियन। आई स्टार्टेड वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप ऑफ द वर्ल्ड। वो मैंने शुरू किया अपने घर से, जो पुराना वाला घर है उसके कमरे से शुरू किया, स्केच बना के 2 दोस्तों के साथ, एक एक चीज लिख के। दोनों लोग साइंस के स्टूडेंट थे, बट मेरे हिसाब से वो फेल हो गया। उनके हिसाब से सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि उनको कुछ पद मिल गए, कुछ को नहीं मिल गए, कुछ के छिन गए। मेरे हिसाब से फ्लॉप हो गया क्योंकि मैं खुद ही बाहर निकल आया कि भाई साहब मुझे नहीं करना, आप कर लीजिए। तो पॉलिटिशियन होने के लिए और पोइट होने के लिए ऑडिटर होना तो बहुत अच्छा है, बट एक छोटा सा अंतर है। पॉलिटिशियन होने के लिए ऑडिटरी में आपको झूठ भी आना चाहिए, खूब सारा झूठ, खूब सारा प्लेफुलनेस, खूब सारा फर्जीवाड़ा, इमोशंस को उस तरह रखना। वो अलग बात है कि आप घर में पत्नी से बात ही नहीं करते हैं, वो अलग बात है कि आपके पत्नी के अलावा 4-5-6 आपकी सरकारों में घूम रही हैं,
आपके चैम्बर्स में, वो भी जानती है, मैंने तो सब पास से देखा है ना, उसको भी सब पता है कि कौन कौन क्या क्या है। तो बस पॉलिटिशियन जब ओरेटर होता है, जब भी वो बोले, आप उसमें कम से कम 80% डिलीट कर दीजिए। 80% की झूठ है, फ्लॉप है, फरेब है, किसी का भी। मैं नहीं कह रहा किसी एक पार्टी पे कह रहा हूं, जो भी पॉलिटिशियन बोल रहा है, आप सोचिए कि यार नहीं है, 20% उसकी बातें सही हो सकती हैं, वो सचमुच में ऐसा हो सकता है, 80% वो झूठ बोल रहा होगा। कोई भी चुनाव होगा, 4 पार्टियां लड़ रही हैं, चुनाव की सुबह आप बात करिए, चारों जीत रही हैं, 200% हम जीतेंगे, आप लिख के रख लीजिए काम्या जी। अब भाई कोई एक ही जीतेगा ना, तो इसको 3 को तो पता है कि मैं नहीं जीत रहा हूं। और जो स्पीचेस होती हैं वो पॉलिटिशियंस खुद लिखते हैं या उनके लिए कोई और लिखता है? और लोग लिखते हैं, उनके पंचेस वो बताते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लिखे हैं, मैंने पंचेस बताए हैं कि भाई ये वाला पंच बोलना तू, ये वाली बात बोलना तू। लेकिन अब भी मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा पॉलिटिशियन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में वही लोग रहे जिनको लोगों ने याद रखा, जिन्होंने झूठ नहीं बोला और दिल से बोला। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। व्हाट ए स्टेटमेंट! इसको देने के लिए कलेजा चाहिए, एक फर्जी आदमी ये बात बोल ही नहीं सकता। तो पॉलिटिशियन की पहली शर्त यह है कि वो झूठ बोलेगा, क्योंकि उसे हार्वेस्टिंग करनी है वोट्स की, उसे वोट चाहिए किसी भी हालत में, और उसके लिए जरूरी है कि वो झूठ बोले। आपके हिसाब से आज कौन सा पॉलिटिशियन है जिसकी बेस्ट ओरेटिंग स्किल्स हैं, जो बहुत अच्छा स्पीकर है? दुर्भाग्य से, संयोग से बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं इस मामले में 2 लोगों को स्पेशली मानता हूं। एक को आप पब्लिक में देखिए और एक को आप पार्लियामेंट में देखिए। नरेंद्र मोदी को आप पब्लिक में देखिए, वो गुजराती भाषी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदी को तैयार करा है और उनको पता है कि कहां जानी है बात, किस तरह से, और इसमें सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। वो इतने साल से कर रहे हैं। हमने जो पार्टी बनाई थी उसमें भी हमारा एक लीडर था जो ऐसा लगता था कि बहुत सरल बोल रहा है यार, बहुत अच्छा आदमी है, बट एक्सपोज हो गया। कोई आदमी कहता है ना कि बहुत धूर्त है वो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मूर्ख है। धूर्त तो वो है जो एक्सपोज ही नहीं हुआ। अगर आप एक्सपोज हो गए तो फिर आप काहे के धूर्त हो, सबको पता चल गई कि आप तो बहुत ही कनिंग हो, फिर आप काहे के कनिंग हो। तो सबसे बढ़िया ऑरेटर्स में इन दिनों जो मैं दिखते हैं पूरे भारत में, उनमें एक तो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ऑरेटरी में बहुत अच्छा बोलते हैं। पार्लियामेंट में जो बोलने वाले हैं उनमें जब कभी पक्ष रखते हुए गृह मंत्री बोलते हैं, आप देखिएगा उनको, अमित शाह, वो किस तरह से आक्रामक तरीके से, जबकि जनरली सरकार में बैठा हुआ आदमी पीछे बैकफुट पे होता है थोड़ा, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, वह पूरे कमिटमेंट के साथ अपनी बात, जब उन्होंने कहा ना कि कश्मीर वो है, लेके रहेंगे, वो जो उनका स्टेटमेंट था, वो पूरा 150 करोड़ लोगों में उम्मीद भरता है कि नहीं हमारे इस बंदे। पार्लियामेंट में कई लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, जो अगर थोड़ा सा अपनी भाषा को थोड़ा ठीक कर लें, जैसे मैं देखता हूँ सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छा बोलते हैं, आरजेडी से मनोज बहुत अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा उनका भाषण होता है। कुछ महिला वक्ता भी हैं जिनका भाषण बहुत अच्छा होता है, कुछ में एग्रेशन ज्यादा है और पर्सनल हो जाती हैं टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर, टुवर्ड एचएम, चेयर के लिए। पॉलिटिकल स्फीयर में अभी बोलने वाले उतने अच्छे हैं नहीं जितने एक जमाने में पार्लियामेंट में हुआ करते थे। तो पॉलिटिशियंस को सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना कितना जरूरी है? सोशल मीडिया तो वही वर्चुअल आईना है, तो उस पर लोग पॉपुलर है, बहुत सारे लोग हैं पॉपुलर, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हुए जरूरी नहीं है। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ। मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर रही है, और मैं अमेठी गया तो मुझको मतलब भेजा गया जबरदस्ती, तो मुझको जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिल पाए मुझे, जितने मिलने चाहिए थे। तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट हो। राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। 13 में जब इलेक्शन हुआ पहला, तो हमारा जो पार्टी ऑफिस था वहां में सारी स्ट्रेटेजी बनाता था, टिकट्स देना, ये करना। तो हमारे एक बड़े सीनियर साथी थे, हैं प्रशांत भूषण, उस समय पार्टी में साथ थे। उन्होंने इंटर्न्स की भर्ती की थी पहली बार, मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पहली बार विज्ञापन निकाल के इंटर्न मंगाए गए थे। तो उन इंटर्न्स में राघव आए थे। ओके। तो हमारे जो लोग फार्म भर रहे थे, उन फार्म की चेकिंग करने के लिए हमने 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई थी, जिनको थोड़ी वकालत आती हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो। इसके पास दोनों थी, तो हमने इसके साथ एक लड़का और था, वो भी अभी वहीं काम करता पार्टी में, उन दोनों को लगाया कि 5 लोगों को चेक करें। 5 टीमें बनाई मैंने, उनमें सबसे पहले जो टीम आई शाम तक लौट के 3 घंटे बाद, वो दैट वाज राघव सर। वो हो गया, मैंने कहा पूरा हो गया। मुझे लगा नया बच्चा है, ऐसे कैसे कर दिया। मैंने फॉर्म मंगाए, चेक करवाए, सीनियर वकील से चेक कराए, सब सही निकले। तो जो ट्रेल कर रही थी टीमें, जो नहीं कर पा रही थी, मैंने उनका काम सौंप दिया, राघव जरा इनको मदद कर दो। तो देन आई प्रेज्ड इन कमेटी, कोर कमेटी, आई सेड कि एक लड़का नया है, बहुत अच्छा लड़का है। अब जो कि वो कॉर्पोरेट कल्चर का था, तो पॉलिटिकल कल्चर का नहीं था, अभी सीखी उसने पॉलिटिक्स, तो वो बॉस का यस मैन भी हो गया, बहुत अधिक भरोसा हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो सवाल ना करते हो सही गलत पे, जो बोला। जब आप लीडर को उसके पद से बोलने लगो, कल तक आप नाम ले रहे थे या फला जी कह रहे थे, और आप सीएम कहने लगो, सीएम आए क्या, सीएम गए क्या, सीएम कहाँ हैं, जब भी बोले, तो समझ जाइए कि आप साइको फैंसी के क्लैन में घुस चुके हैं। नाउ यू हैव सरेंडर्ड एज अ साइको फैंट। महाराज की जय हो,
जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, इस मोड में आ गए। हम तो कभी नहीं आए, नाम लेते थे तो नाम लेते हैं, पब्लिक फोरम में है, सरकार में नहीं। सरकार में होंगे तो नाम नहीं लेंगे, बॉस को बॉस बोलेंगे। मुझे पहले ही पता था कि ये लीडरशिप इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस बच्चे की अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग इसे पसंद कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे। इज ए गुड लुकिंग चार्मिंग बॉय, इज वेरी हम्बल सोबर। बच्ची जिसने उससे शादी किया, उसके साथ भी मैंने शो किया, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, वेल्दी है। अब ये नहीं सहन होगा, तो इसको कॉन्स्पिरेसी के साथ घेर के मारा जाएगा। जो मुझे 2 साल पहले अंदाजा था। मेरा तो संपर्क नहीं है, पर मेरी शुभकामनाएं, वो जो करे अच्छा है। उसका भी कोई जो लड़ाई है, ये कोई सैद्धांतिक लड़ाई तो है नहीं। बहुत सारी लड़ाई तो इसके बीच में कुछ और चीजों की भी है जो मैं नहीं बोल सकता, पंजाब और दिल्ली को लेके, जो शुरू में पंजाब उसने चलाया था, और बाकी इनसिक्योरिटीज है। लीडर्स का इनसिक्योर हो जाना राज्यों को, देशों को, पार्टियों को, संगठन को खत्म कर देता। सो इनसिक्योरिटी लीडर्स को खत्म करा देती है, और जिसकी भी आभा थोड़ी चमकेगी। अब आभाहीन लोग बचे हैं, अब वो लोग बचे हैं जो चंदा मामा है, जो उनकी ही रोशनी से रोशन है, क्योंकि खुद की कुछ रोशनी नहीं है, तो वो चलते रहेंगे, वो चक्कर काटते रहेंगे। आप पॉलिटिक्स मिस करते हैं या खुश हैं कि उस दुनिया से दूर हैं? दोनों बातें हैं। जबकि मैं वाहियात पॉलिटिशियंस को देखता हूँ, बड़े वाहियात स्टैंड देखता हूँ, अधकचरी डिबेट देखता हूँ, किसी टॉपिक पर जो मुझे पसंद है और उसमें मेरा वाला पक्ष है, वो पक्ष हार रहा होता है, तो मुझे लगता है यार मैं भी उतरूं, बताऊं। जैसे स्टैंड्स में अगर विराट कोहली बैठ के मैच देखे, तो उसके मन में आएगा ना, यार अरे भाई इसको ऐसे खेलना था। बाकी खुश इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद जो मुझे राह मिली स्पिरिचुअलिटी की। तो क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने छोड़ दिया उसे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे? उससे पहले भी था, पर मेरे को वक्त नहीं था। पॉलिटिक्स में जब फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह काम करते थे, टिकट बांट के आए, रैली करके आए, बहुत थकान होती थी, लगता था बहुत खराब काम किया, क्योंकि इतना झूठ बोलना पड़ता था। जो आदमी आया है टिकट मांगने, योग्य आदमी है, उसको टिकट ना देके जाति के आधार पर दूसरे को टिकट दे रहे हैं, पैसे के आधार पर दे रहे हैं, दारू के ठेकेदार को दे रहे हैं, इसलिए कि नहीं यार समझ तू बात को, समझ तू बात को। अब मेरे जैसा भला आदमी, उस भले आदमी को कैसे कन्विंस करूं जो असली कार्य करता था? उसको झूठ बोलना पड़ता था कि सरकार आएगी, तुझे आयोग दे देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, मेरी बात हुई है, चिंता मत कर। तो गिल्ट होती थी अंदर से कि यार गलत किया मैंने। और आज मैं 3 घंटे का, 3.5 घंटे का शो करता हूँ, पानी भी नहीं पीता, और मैं लौट के फिर लगता है कि आओ एक बार फिर करते हैं। तो जो इनर एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की वहां नहीं थी। आपने बात की लीडरशिप की, आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर को किस तरह से खुद भी आगे बढ़ना चाहिए और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, लीडर का पहला गुण तो ये होना चाहिए, लीडर वो नहीं होता जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो रेसिप्रोकेट करता है, जो लीडर्स पैदा करता है। गांधी लीडर है, क्योंकि गांधी ने गांव गांव गांधी पैदा करे, गांधी ने गांधीवादी लोग पैदा करे। भगत सिंह लीडर है, भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि बटुकेश्वर दत्त के लिए खत जो लिखा उसमें लिखा, मैं इसलिए नहीं मरना चाहता कि मेरे को शौक है, मेरे को जिंदगी देखनी है, पर मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि इस देश की माएं ये ख्वाब देखे कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। तो भगत सिंह रेसिप्रोकेट हुआ, आज भी भगत सिंह रेसिप्रोकेट होता है। जब भी कोई आदमी किसी कॉलोनाइज थॉट के खिलाफ लड़ता है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म में पले हुए नशेड़ियों के गैंग के खिलाफ, जब कोई हिंदुस्तान के किसी भी कस्बे से जाता हुआ लड़का लड़की अपनी प्रतिभा से हल्ला मचवा देता है, कि वो वल्चर्स का पूरा समूह उसके ऊपर टूट के पड़ता है। उनमें से कई बच्चे जिंदगी छोड़ देते हैं, पर कई बच्चे खड़े रहते हैं कि मैं देखता हूं तुम्हें, आओ, एक एक करके। मेरे जैसा आदमी घर में बैठकर उनके लिए ताली बजाता है, वाह बेटे शानदार, आदित्य धर, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बहुत बढ़िया काम करा तुमने। आदित्य धर एक विस्थापित का बेटा है, उसकी फैमिली को वहां से भगाया गया है फोर्सफुली, गुंडई के सहारे, पॉलिटिकल अपीजमेंट के कारण, एक घटिया रीढ़ विहीन नपुंसक सरकार के कारण। और उसने एक्सक्यूज नहीं दिया इस दुनिया को आके कि हम क्या करें जी, हमें तो घर से भगा दिया गया था जी, नहीं। उसने कहा आई एम हियर। आप बॉम्बे से आती हैं, उसकी स्टोरी चुरी है, उसने फेसबुक लाइव आके नहीं करा मेरी स्टोरी चुरा ली, मेरी स्टोरी चुरा ली। उस जैसे बच्चों का, हम जैसे लोगों का एक ही स्टेटमेंट होता है, अंडे चोरी कर लिए इसका मतलब मुर्गी बांझ नहीं हो गई है, नए अंडे देंगे हम, ले जाओ, चोर हो ओके ठीक है ले जाओ। जब शुरुआत में लाफ्टर चला तो मेरे सारे जुमले लाफ्टर ने ले लिए, और उसके बनाने वाले ने मुझसे कहा या तो मेरे शो में आइए, अदरवाइज मैं सब ले लूंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में कॉपीराइट एक्ट नहीं था। देयर वाज एवरी राइट टू कॉपी बट नो कॉपीराइट। तो उन्होंने सब ले लिए। तो मुझसे किसी ने कहा आपका सारा माल ले गए वो, आप जो भी बोलते हो मंच पे वन लाइनर। मैंने कहा नए बना लेंगे, और अच्छा हुआ कि हम रोज नए बनाने लगे। एनएमएसीसी में गए तो हमने इस जियो पॉलिटिक्स पे बोला जो हो रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें 4 चीजें जुमले पैदा करे, इससे ठहाका पैदा करा। लीडर का पहला काम है कि वो अपने जैसे लीडर तैयार करे, वो जाए तो उसके फुटप्रिंट रहे। लीडर का ये काम नहीं कि लीड करा बात खत्म हो गई। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए आप देखा, उसी की तरह आदमी दूसरे पर चोर पे खड़ा हो गया, वीरेंद्र सहवाग। हम जब मैच देखते थे दूर से तो वो दोनों में पता नहीं चलता था कि इधर सचिन खड़ा है कि इधर वीरेंद्र सहवाग खड़ा है। एक जैसी बॉडी, एक जैसा ग्लांस, एक जैसी हुक, एक जैसा स्वीप, एक जैसा ड्राइव। वीरेंद्र सहवाग को देख के और बच्चे तैयार हुए, युवराज को देख के अभिषेक तैयार हुआ, सचिन को देख के विराट तैयार हुआ,
सो वो है लीडर्स जो अपने जैसे लीडर्स पैदा कर। अभी बच्चियां जीत के आई हैं, दीप्ति शर्मा जीत के आई है, स्मृति मंधाना जीत के आई है, हरसिमरत जीत के आई है। इन बच्चियों से कितनी सारी बच्चियां पैदा होंगी। तो दे आर द लीडर्स। वो लीडर नहीं है जो लीडरशिप को क्रश करके, खत्म करके, कॉन्स्पिरेसी करके, गुंडई करके खुद को लीडर बनाए। वो तो लीडर नहीं है, वो तो लैडर्स हैं। दे आर द सीढ़ी। और जब कोई अपनी जिंदगी में तरक्की करता है जैसे आपने किया है, और आप एक ऐसे मंच पर है आज, नीचे खींचने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। खूब होता है, लगातार होता है। तो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हॉल में शो होता है, सूरत में भी शो हुआ तो 12,000 लोग हैं। ठीक है, एक लड़की पढ़ रही थी कविता, उस समय में 200-300 लोग उठ के चले गए, किसी काम से गए होंगे तो वो डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने उससे लौटते हुए कहा यात्रा में कि बेटा 12,000 लोगों में से 200 लोग उठ के गए, तुमने 11,800 अवॉइड कर दिए। जो गए उनका क्या मतलब, उनको तो ये जो 11,800 हैं, दे आर सो कमिटेड, दे आर सो इन लव विद मी कि ये मुझे ही सुनने बैठे हुए हैं। तो मैं इनको एड्रेस करूं, मैं उनको एड्रेस क्यों करूं जो गए हैं। सो अगर 36-38 मिलियन टोटल फॉलोअरशिप मेरी है इन तीनों चारों जगहों पर, 2,000 लोगों ने मुझे गाली दी, तो मेरा मन, मेरा काम करने का तरीका, मेरी खुशी अगर इनकी तरफ ज्यादा जाती है तो मैं बेसिकली उन बचे हुए 37.99 लाख जो लोग हैं ना, उनको मैं बेइज्जत कर रहा हूं, मैं उनके खिलाफ सोच रहा हूं। ये सोच और ये सुकून आने में देर लगती है जब आप ये मान के बैठते हैं कि हाँ नीलाव जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ना हानि आपके हाथ में है, ना लाभ आपके हाथ में है, ना मरना आपके हाथ में, ना जीना आपके हाथ में। आप सिर्फ कारक हैं, करने वाला कोई और है। आप बॉम्बे में रहती थी, आप पत्रकार थी, फाइनेंस की पत्रकार थी। आपका क्या मतलब था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज के और विदेश में अनिल भैया के घर आप गई। मेरा भी घर ही है, वो मेरे भाई हैं। आप यहाँ आ जा रहे हैं, वहाँ आ जा रहे हैं। राघव भी छोटा भाई है, एक तरह से बच्चा ही है अपने लिए। तो वो आपने नहीं कराया, आप ध्यान रखना। क्यों ये विचार आया होगा, क्यों ये बना होगा, शुरू में लगा होगा, एक आध करके छोड़ देते, पता नहीं चला नहीं, ये आगे कहाँ ले जाएगा ये भी पता नहीं है। तो जब मेरे को ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ होने क्या वाला है, तो मैं उस जो मुझे मिला है उसका सुख दुख मना के मैं क्या करूँ। पहली बार आप स्टेज पर आपने कब परफॉर्म किया था? पहली बार परफॉर्म किया था एट द एज ऑफ 18, 2 सितंबर 1988। आप मान के चलिए कि मेरे को अब 37 ईयर्स हो गए स्टेज पे खड़े खड़े। 40 कंट्रीज के आसपास हो गए, 6-7 हजार रात हो गई। और वो कवि सम्मेलन जो था वो मेरे लिस्ट में नहीं था, काम में नहीं था। लखनऊ के पास जहाँ मैं रहता था, वहाँ मैं गया हुआ था अपने एक दोस्त के यहाँ। उसके किसी रिश्तेदार का कवि सम्मेलन था और वहाँ कोई ऐसा पोइट नहीं था जो शुरू कर सके, स्टार्टर सब बड़े थे। तो उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है ये भी कविता लिखता है। अच्छा। ये गीत लिखता है। मैं लिखता तो भाई, तो उन्होंने कहा इससे पढ़वा देते हैं। सो आई वाज वियरिंग ए खादी ग्रामोद्योग का कुर्ता एंड ए जीन्स और चप्पल, बाटा की रबड़ की चप्पल, बिकॉज स्टूडेंट तो ऐसे ही रहते थे ना कॉलेज में। और एक डायरी हाथ में, कॉलेज में जाने की, क्लास पढ़ने वाली डायरी। दैट जेंटलमैन, दोज अंकल जी सेड मी कि बेटा पढ़ दो। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, प्लीज पढ़ दो। मैंने पढ़ा तो कॉलेज के ही लड़के थे और मैं यंग था और पोइट्री बहुत ही जनरल सी थी, साधारण सी थी। वो लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोगों ने ताली बजाई। और कई बार आपकी उम्र के लिए लोग बाग एप्रिसिएशन की बजाय बकअप की तालियां बजाते हैं, एनकरेज, अरे बच्चा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वो आपको लगी कि अरे बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी तालियां बजी। वंस मोर हो गई। अच्छा। पहले बार में तो वंस मोर पे कविता एक सुना दी और फिर तीसरी कविता याद नहीं थी। तो जो एंकर थे मैंने उनसे कहा कि अंकल अब मत बुलाना क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई सेट डाउन। और उसके बाद जब वो शो खत्म हुआ तो आसपास के जो लोग आए थे सुनने के लिए, बाकी जिलों से, शहरों से, उन्होंने मुझे बुक कर दिया कि 17 को हमारे यहाँ आ जाना, 19 को हमारे यहाँ आ जाना। क्या लोगे, मुझे तो पता ही नहीं था। जब शो खत्म हुआ तो वो जिनका शो था उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, कहा बेटा ये तुम्हारा किराया है, दिस इज योर। तो मैंने कहा नहीं अंकल जी नहीं। बोले नहीं बेटा रखो। मैंने उसको खोला तो उसमें 50-50 के 2 नोट थे, 100 रुपए थे वो। तो मैंने उनके पास में दोबारा गया, मैंने कहा अंकल जी मेरा किराया तो 4 रुपए लगता है, ये आपने ज्यादा पैसे दे दिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये इनाम होता है, इनाम होता है, रख लो। सो मैंने वो रख लिए और फिर बाकी लोगों ने देने शुरू करे। उस जमाने में मैं अपनी पढ़ाई खुद कर रहा था तो मेरे को जरूरत थी कि मैं आर्टिकल लिखूं, भेजूं, कहानी लिखूं, फिर वहाँ फाइनल हो, फिर छपे, फिर पेमेंट आए। ये अच्छा है। रात को गए, कविता पढ़ के आए, 300 रुपए मिल गए। तो मैंने उसको अपना काम करने के लिए कि मैं पढ़ सकूं, किताबें खरीद सकूं, कपड़े ले सकूं, इसके लिए शुरू किया था। इट वाज नॉट प्रोफेशनल। सून ये अपने आप में बड़ा होता चला गया, पसंद आते चले गए और फिर पॉपुलैरिटी मिलने लगी। आप कभी स्टेज पर नर्वस नहीं फील करते? मुझे लगता है नर्वस शायद वो लोग फील करते हैं जो सुनने वाले और अपने के बीच में एक अंतर रखते हैं कि मैं सुनाऊंगा ये, मैं उनको अपने जैसा मानता हूं कि मैं ऐसा हूं, मुझे सुन लीजिए। इसलिए कई बार आपने देखा होगा मेरे शोज में कुछ ऐसी बातें निकली हैं जिन्होंने बहुत हल्ला मचवाया है, बहुत निंदा हुई है, बहुत ट्रोलिंग हुई है, बहुत गालियां पड़ी हैं, बहुत FIR हुई है। मतलब एक जमाना ऐसा था मेरे ऊपर 87 FIR हो गई। ये क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था ये बात मेरे अंदर है तो मैं बाहर कह देता हूँ। तो हम लोग ना ग्रेजुअली हमारे जो है ना मस्तिष्क का जो ये नया ग्लोबलाइज
साइन लैंग्वेज है, ये धीमे धीमे अब आया है। अब तो हमको पता है कि क्लॉक इट क्योंकि हम जिस जनता के साथ, जिस जनरेशन के साथ जी रहे हैं, वो हमें अपग्रेड कर रही है। जैसे एलजीबीटी, कस्बे के आदमी को एलजीबीटी क्या पता होगा? हमारे यहाँ थॉट प्रोसेस ही नहीं था, और ये भी नहीं था कि इसे इज्जत देनी है, एक स्पेस है, एक ओरिएंटेशन है। बेटियों ने ग्रो करा, कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा है। जैसे मैंने आपसे नहीं कहा कि एक पूरी और ले लीजिए, 20 साल पहले मैं आपको इंसिस्ट करता, अरे ऐसा कैसे कर सकती हो, अरे आप आइयो, अरे क्या। मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया, बीवी ने मुझे सिखाया कि नहीं नहीं ये गलत है, सामने वाले का अपना एक फूड ओरिएंटेशन है भाई, दीज आर द थिंग्स, लेट हर। और पर खीर बहुत अच्छे, मैं एक और बार ले बिल्कुल लूं? बिल्कुल, मैं दूंगा आपको। मैंने आपसे कहा था ये हमारी गौमाता के दूध की है। लेकिन 87 FIRs एक ही टाइम पर। हाँ, पॉलिटिकल एफआईआर थी, जिस पार्टी के लिए, जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं की वजह से हुई। बाद में जब अलगाव हो गया तो वो एफआईआर अकेले लड़ी, हमने अब भी लड़ रहे हैं। जो उनके लिए काम करते हुए एफआईआर हुई थी, उनका प्रचार करते हुए हमारे ऊपर मुकदमा हो गया कि भाई आपका प्रचार 8:15-10 बजे चला गया। अब वो मुकदमा मेरे ऊपर आज भी चल रहा है। अच्छा। मैं उसके लिए आज भी जा रहा हूँ कि नहीं साहब, जो भी इसका जुर्माना हो, जेल भेजना हो भेजो, जो करना हो। वो तो भाग गए। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ ना, मुझे दो चीज़ें महसूस हो रही हैं। एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और राइट यूजेज ऑफ वर्ड्स। मेरे जैसे प्रोफेशन के लिए इन दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है सिर्फ मेरे प्रोफेशन के लिए नहीं, कोई भी इस दुनिया में अगर ये दो चीज़ें हैं तो वो पूरी दुनिया उसके साथ है। उस लेवल तक पहुँचने के लिए एक इंसान को अपने ऊपर किस तरह की मेहनत और काम करना होगा? यू नो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है कि पहले आपके पास वर्ड्स हों, यहाँ 2-3 सब्जियां हों ताकि हम तय कर सके कौन सी पहले खानी है। सब्जियां ही नहीं तो क्या खानी है, वर्ड्स ही नहीं है तो क्या खाएंगे। तो बुक्स ही नहीं पढ़ी, ऑरेटर्स नहीं सुने, पोइट्री नहीं पढ़ी, अच्छे ऑरेटर्स से मिले नहीं, जाना नहीं, तो फिर तो वर्ड्स वही रह जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल के जो हमारे नए बच्चे जेनजी के ऑरेटर्स हैं, अच्छे ऑरेटर्स हैं, उनके यहाँ फंबल बहुत ज्यादा है। मतलब टचवुड लकीली आप ये देखेंगे, इसमें आपको फंबल नहीं मिलेगा कहीं, नहीं और फिलर्स नहीं मिलेगा। तो जैसा कि होता है, तो फिर वो बीच के जो उनके फ्रेजेस हैं वो बहुत फंसे हुए हैं। वो जो गैप इसीलिए है, पीछे उनके पास असला नहीं है फेंकने के लिए, उनके पास बहुत सारी गोलियां नहीं है, उनके पास बहुत सारा बारूद नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शब्द नहीं उतरे हैं, उन्होंने शब्द पढ़े नहीं है। मेरे साथ ये दिक्कत अंग्रेजी में है कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द अंग्रेजी के नहीं है। तो उसका मैंने बहुत अच्छा हाल निकाला अंग्रेजी बोलते हुए। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो इंग्लिश में सोचते हैं फिर हिंदी में बोलते हैं। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी थे जो विदेश से पढ़ के आए थे, वो भी ऐसे ही करते थे। वो अंग्रेजी में सोचते थे, हम लोगों के सामने थे, हिंदी में फिर बोलते थे। तो अंग्रेजी में जो वाक्य बनता है कि व्हाट आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इसको बोलते थे मैंने देखा है कि हमारे देश में, ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसे वाक्य बन ही नहीं सकता। वो अंग्रेजी में बना तब हिंदी में आया। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद शुरू कर दिया कि मैं जो हिंदी में सोच रहा हूं जिस फ्लो के साथ, उसी फ्लो के साथ मैं बोल रहा हूं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रामर इज गुड, एप्ट, बैड, मुझे नहीं पता। सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज एप्ट और नॉट, मुझे नहीं पता, पर मैं तो वही बोलूंगा। अगर मैंने आशा की किरण सोचा है तो मैं रे ऑफ होप बोलूंगा। मैं अंग्रेजी का फ्रेज ढूंढने नहीं जाऊंगा। मैं, मेरे घर में इतना हीरा पड़ा हुआ है हिंदी के पास, बिल्कुल इतने कोहिनूर पड़े हुए हैं, तो मैं दूसरे के दरवाजे पे 26 अक्षरों वाली दुकान पे जाके क्यों खड़ा होऊंगा। और हिंदी एज ए लैंग्वेज भी आजकल इवन भारत में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन। देखिए, ज़बानें दो तरह की जिंदा रहती हैं, या तो प्यार की या व्यापार की। उर्दू जिंदा है क्योंकि उर्दू प्यार की जबान है, उसका कोई व्यापार नहीं है। भारत में उर्दू का कोई व्यापार नहीं है, पाकिस्तान में है, वहां बोली जाती है, पाकिस्तान से हमारा कोई व्यापार है नहीं। अंग्रेजी जिंदा है पूरी दुनिया में, जो कि धंधे की लैंग्वेज है। और अब चीन वालों की भी लैंग्वेज जो है वो भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जापानीज तो लोग पढ़ते ही हैं। तो हिंदी के साथ सौभाग्य ये है इन दिनों कि 150 करोड़ लोग होने की वजह से हिंदी धंधे की भी लैंग्वेज है, व्यापार की भी, और प्यार की लैंग्वेज तो है ही। तो हिंदी को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली 2-3 लोगों ने मैंने देखा, मैं इस मामले में 4 लोगों का नाम लूंगा जिनमें से एक मैं खुद को भी जोड़ूंगा। अमिताभ जी ने बताया कि हिंदी की ताकत क्या है, क्योंकि वो हिंदी के कवि के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी, गुजराती भाषी आदमी, उसने आके बोला हिंदी बोलेंगे भाई हम तो। हम IITs में गए, IIM में गए, हमने कहा हम हिंदी बोलेंगे भाई, अंग्रेजी आती है हमको पर बोलेंगे हम हिंदी। और उसको मैंने इतना ज्यादा उतार लिया कि कई बार वो ह्यूमरस हो जाता है और कई बार वो स्लैपस्टिक हो जाता है। जैसे कोई बच्चा आता है, कोई लड़की आती है एयरपोर्ट पे आती है, सर कैन आई हैव ए सेल्फी, मैं उससे कहता हूँ हाँ बेटा हिंदी में ले लो, साफ आएगी। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम हिंदी के पोइट से बात कर रही हो। कपिल शर्मा, उस लड़के ने आके बताया कॉमेडी में, अपने बड़े से बड़े स्टार्स को बैठा के बताया कि नहीं आती भाई हम पर, आगे बोलो क्या बात है। तुम जितने पॉपुलर हो, अमृतसर का ये छोरा उतना ही पॉपुलर है। तुम जितने विटी हो स्क्रिप्ट पढ़ के, वो बिना स्क्रिप्ट के इतना विटी है। सो ठीक है भाई साहब, आप मेरे शो में आए हो क्योंकि मेरा शो पॉपुलर है, तो मैं तो हिंदी बोलूंगा।
और अब ये धीमे धीमे बढ़ने लगा है। मैंने देखा है लोग इसको गर्व के साथ लेकर चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि भाषा बहुत अच्छी है। आपकी बहुत अच्छी लव स्टोरी रही है, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल की लव स्टोरीज के बारे में? मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि जो कहते हैं कि मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ, ये दोनों वाक्य जो हैं ये कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि आपको प्रेम हुआ यही सफलता है। वो मिली नहीं मिली, वो मिला नहीं मिला। जब आप प्रेम करना सीखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वो ये कि मैं बाद में ये पहले। तो जब माँ बच्चे से प्रेम करती है और बच्चा, अब तो ठीक हो गया, पहले जमाने में बोलते थे ना कि बच्चे ने गीला कर दिया रात का समय, तो माँ गीले में सो जाती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी। ये क्या है? प्रेम हो गया। जब आप दुनिया के लिए, जगत के लिए अपना सुख छोड़ दे सकते हो, तब आप बेहतर आदमी बनते हो। तो किसी ने मुझसे अभी एक पॉडकास्ट में पूछा था कि प्रेम क्या करता है, तो मैंने कहा था प्रेम आदमी को उसका बेटर वर्जन बनाता है। जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतने आप बेटर होते चले जाओगे। आपको देश से, समाज से, माँ से, पिता से, बेटी से, बेटे से, पति से, इवन किसी से भी प्रेम हो रहा है तो आपको और बेटर बना रहा है। तो मेरा उनसे कहना है कि इसमें ना गणित ना लगाएं, प्यार में व्यापार ना लगाएं। व्यापार व्यापार की तरह कह रहे हैं, प्यार प्यार की तरह। ह्यूमर इस समय टॉलरेबल नहीं है। मैंने खुद देखा बड़े होते हुए धीमे धीमे, जो देश ह्यूमर की टॉलरेंस कम कर देता है ना, वो सोसाइटी मरने लगती है। तो भारत की ये जो नई सोसाइटी आ रही है सुनने पढ़ने वालों की, जो सुन रहे हैं, ये एक डिकेइंग सोसाइटी है, ये दोबारा पैदा होगी। क्योंकि आज से 20 साल पहले हम पॉलिटिशियंस पे तंज करते थे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलते थे, मजे लेते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए भी कोई हमसे कुछ नहीं कहता था, मनमोहन सिंह के। अभी क्या होता है, लोग टची बहुत हो गए। आप सरकार के खिलाफ बोलिए तो उसके चारों तरफ के जो लोग हैं वो आपको गाली बकेंगे। आप विपक्ष की किसी अक्षमता पर सवाल उठाइए कि यार तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर आपको विपक्ष वाले गाली बकेंगे। आप जाति पर टिप्पणी नहीं कर सकते, आप धर्म पर नहीं कर सकते, आप क्षेत्र पे नहीं कर सकते, आप भाषा पे नहीं कर सकते, आप वेशभूषा पे नहीं कर सकते थे। मोटे पतले के चुटकुले होते थे, वो बॉडी शेमिंग हो गई है ना। आप स्त्री पुरुष नहीं कर सकते, वाइफी जोक नहीं कर सकते, मतलब खत्म है। कहीं कुछ नहीं। आप बोलिए क्या बोलेंगे? आप सेना पे बोल नहीं सकते, आप पशु पक्षी पे बोल नहीं सकते, आप लोगों के सेंटिमेंट हर्ट है, कुत्ते पे बोला तो खराब हो गया, गधे पे बोला तो खराब हो गया। तो आप इतने ज्यादा श्रिंक कर दिए गए हैं कि ह्यूमर आपका सिर्फ अंदर ही अंदर है, बस आपके अंदर। ऐसी बात पे भावनाएं हर्ट है आपकी। 11 साल 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो आपकी भावनाएं हर्ट नहीं होती। आपके सड़क के किनारे ट्रक लगा के रिश्वत ले रहा होता है दरोगा 5 सिपाहियों को लेकर, आप वहीं से कार लेके गुजर रहे होते हैं, आपकी भावनाएं हर्ट नहीं होती। आप घुटने टेक रहे होते हैं सबके सामने, आपकी भावनाएं हर्ट नहीं होती। लेकिन कहीं किसी ने कुछ एक बात बोली, आपकी भावना हर्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे अपना शो कर रहे हैं यार, ठीक है, उन्हें समझा दो, बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, अभी 20 साल के हैं, हो गई होगी गलती, 2 थप्पड़ मारोगे, बदतमीज लड़के, बकवास मत करो, ऐसा ही करो जी, कर लेंगे, समझ आ जाएगी। आप FIR करवा रहे हैं, 150, 200 FIR करवा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप किसी के साथ? उसने क्या कर दिया? देशद्रोह कर दिया है, नक्शा भेज दिया है आपके परमाणु संयंत्रों का। ह्यूमर को लेके, ठहाके को लेके टॉलरेंस, ठहाका बेसिकली आपको मुक्त करता है, आपके अंदर की गिल्ट को, आपकी परेशानी को छोड़ देता है। पार्लियामेंट्स में ठहाके नहीं उठ रहे हैं, असेंबली में ठहाके नहीं उठ रहे हैं, सड़क पर ठहाके नहीं उठ रहे हैं, बस अड्डे पे चले जाओ ठहाका नहीं उठ रहा है। आप थोड़े से अच्छे हो जाइए, ठहाका उठेगा। इतना जहर सोसाइटी में इसीलिए जा रहा है कि ह्यूमर को मारा जा रहा है, ठहाके को खत्म किया जा रहा है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब संतुष्टि है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। आपके पास 100 रुपए, आप सेटिस्फाइड है, आप सक्सेसफुल हैं। आपके पास 2000 करोड़ रुपए, आप डिससेटिस्फाइड है, आप परेशान है, आप सक्सेसफुल नहीं है। कोई पिता कितना अच्छा है, अगर ये चेक करना हो तो उसकी बेटियों को देखिए। वो अगर बहुत हंस रही हैं तो वो अच्छा पिता है। वो अगर संकोच में रहती हैं, डरी हुई रहती हैं, भयभीत सी हैं, परेशान है, तो वो अच्छा पिता नहीं है। कोई पति कितना अच्छा है, उसकी पत्नी के निर्णयों को देखिए, खरीद में, चीजों में, घर चलाते हुए, चलते हुए। आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं जाइए, वॉशरूम होंगे, टॉयलेट्स होंगे, पाउडर रूम, शी और ही, आप ही की तरफ जाते हुए लड़के देखिए, वो बड़े इग्नोरेंट भाव के साथ चल रहे होते हैं। उनको कोई चिंता नहीं होती कि वो इधर वाले में घुस जाएंगे तो क्या होगा, उनको कोई चिंता नहीं होती कौन देख रहा है। और आप शी की तरफ जाती हुई औरतें, लड़कियों को देखिए, वो देख रही होंगी, परेशान होंगी, एक बार देख रही होंगी, अंदर पहले झांक रही होंगी, फिर जाएंगी, फिर निकलने से पहले। इतनी इनसिक्योरिटी आपने भरी है सर। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने होने से तो आप सक्सेसफुल नहीं है। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की रेटिंग में ये वाला जो मेजरमेंट है, इसमें अगर सैंपल साइज ले लिया जाए तो वो फेल निकलेंगे। करोड़ों करोड़ कमाने के बाद, सुपरस्टार होने के बाद भी नींद की 4-4, 3-3 गोलियां खाते हैं, आपको बिना 4 पैक की नींद नहीं आती है, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, फिर भी एंजाइटी से भरे हुए दूसरों की सक्सेस को देख के, तो इसका मतलब आप काहे के सक्सेसफुल हैं। बहुत मजा आया आपसे बातें करते बहुत अच्छा हुए। लगा। मैंने आपके खूब सारे शोज देखे इसी रिसर्च के दौरान, जब पता चला आप आ रही हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतनी डीप और इतनी अच्छी बातें हों। बिल्कुल। पर जाने से पहले अगर आप 2-3 लाइनें, और मैं अपनी गजल के शेर सुना देता हूँ हाँ जी, आपको बिना जरूर। गाए कि है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ, है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ, कली में रंग भरना चाहता हूँ। है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ,
कली में रंग भरना चाहता हूँ। मेरी हर राह को रोको रकीबो दुश्मनों, मेरी हर राह को रोको रकीबो। लोग कहते हैं ना मेरा राह मत रोको, मैं कह रहा हूँ रोको। मेरी हर राह को रोको रकीबो, मैं खुद में से गुजरना चाहता हूँ। वाह क्या बात है। और इसका एक शेर है कि सड़क के पाँव में छाले पड़े हैं, जिसके ऊपर से सब गए चलकर, वो वही है। सड़क के पाँव में छाले पड़े हैं, मैं उन पर होठ धरना चाहता हूँ। है मुश्किल फिर भी करना चाहता हूँ, कली में रंग भरना चाहता हूँ। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया सचमुच। मैं आपकी बातों में खो गई, इतना कि मैं अपने सवाल भूल जाती थी क्योंकि मैं और सुनना चाहती थी कि आप क्या बहुत कहना शुक्रिया, चाहते हो। बहुत Thank आते you so रहिएगा, much. इसके हाँ बिना जी। भी आते रहिएगा। हाँ जी। और हम कभी ना कभी केवी कुटीर पे मिलेंगे आपको। 100% वहाँ जरूर जाना। इतनी बातें की आज हमने केवी कुटीर के बारे में भी, तो वहाँ जरूर जाना चाहेंगे।